आज के इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिन स्टूडेंट का 2022 के अंदर जून का नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है, उन स्टूडेंट को क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन लेने जाओगे पीएचडी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको एंट्रेंस देना होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेट कर रखा है, लेकिन जिनको जेआरएफ कर रखा है उनको तो नहीं देना पड़ता, क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो 60% सीटें वो जेआरएफ से और 40% सीटें वो नेट जो क्वालिफाई है उनके उनसे मतलब भरनी है। जितनी भी सीटें 3-4 सीट हर एक यूनिवर्सिटी में निकलती है। तो जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि जो नेट का जो लेवल है उस प्रकार के क्वेश्चन तो इसमें नहीं आते, लेकिन फिर भी जो आपके एक यूनिवर्सिटी का है, हालांकि ये एमडी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप देख लीजिएगा पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93-503-44-727, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको पीएचडी के 2012 से लेकर के पिछले सालों के 2022 तक, यानी कि 10 सालों के आपको पेपर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं, सीटें निकलती है 2-3, अप्लाई के लिए करते हैं 50-60, ठीक है। तो इसलिए आपको उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी आपको एंट्रेंस के लिए, पीएचडी के लिए। तो आप ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आइएगा हम देखते हैं 2022 का जनवरी के अंदर जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये उसका है, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आपके 100 क्वेश्चन थे और 1 घंटे 20 मिनट का 1 घंटे 15 मिनट का आपका जो पेपर था। तो यहाँ ये ऑफलाइन पेपर था। किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, रोल नंबर वगैरह या अपना नेम वगैरह, मदर नेम, ये सब कुछ आपको इसके अंदर फिलअप करना था, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कि ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सेट ए है, इसी प्रकार और सेट आप देख लीजिएगा। ये सेट ए देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। कहता है कि दी अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है। ये इसके लेखक कौन है, तो जल्दी से आप कमेंट में बता सकते हैं, 2 मिनट का मतलब, या फिर ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा J.A. स्टीरियस। ये क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हालांकि वहाँ सीधा नहीं पूछता, यानी कि 2-3 राइटर और भी देते हैं तो उनके बारे में पूछता है। तो हम इसी के साथ और कुछ ऑप्शन का भी डिस्कशन करेंगे। जो जेम्स हटन है, उन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत जैसे दिया था, तो इसको हम देख लेते हैं। जियोमोर्फोलॉजी में थे। अल्फ्रेड वेगनर है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था इन्होंने 1912 में, यानी कि कॉन्टिनेंट किस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू क्लार्क है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे आगे। लेकिन ऐसे ऐसे यानी कि ऑप्शन को भी रिलेट करके याद रखें, ताकि आगे एग्जाम में इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं नेट के एग्जाम में। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J. स्टीरियस होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, किस क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर है कि जो आपका सागर नितल प्रसारण की परिकल्पना किसने दी थी। तो ये किसने दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा H. हेस्ट और रॉबर्ट डिएट्ज। डिएट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ढाल मूल्यांकन के समानांतर निर्वर्तन का सिद्धांत को किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा L.C. किंग ने दिया था। L.C. किंग ने दिया था ये सिद्धांत। और की ऑप्शन की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि आपका
डब्ल्यू बैंक ने क्या दिया था, अब की बार 2022 में जो अवस्थी जिंडे विक्टलिंग है या फिर इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, जो डब्ल्यू एम डेविस ने दिया था उसकी आलोचना की थी। किसने? डब्ल्यू बैंक ने आलोचना की थी, क्योंकि जो चक्रीय सिद्धांत था, अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत था डब्ल्यू एम डेविस का, अमेरिका के थे ये, उसका खंडन करते हुए इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया डब्ल्यू एम पेंक ने। उसके बाद में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इससे डेफिनेटली हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इनके जो क्लासिफिकेशन है उनसे रिलेटेड अब की बार जैसे क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में दे दिया था AMAW, ऐसे अलग अलग इनके जो इन्होंने नाम दिए थे। तो उसके अंदर क्वेश्चन अब की बार क्या हुआ था नेट के एग्जाम में 2022 में, आपने देखा भी होगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में कौन कौन सी जलवायु आती है। तो आपका AM और AF ये आपके इसके अंदर आती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो ये दो प्रकार का, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे रिलेट करके याद रखें तो अच्छे याद रहेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन को न देखें, उनसे रिलेटेड रिवाइज करें तभी, क्योंकि आगे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि अध्यारोपित अपवाह की संकल्पना विकसित की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर 2 WJ पावेल ने जो क्या है इसकी अपवाह की संकल्पना को विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है तो इसके अंदर और के बारे में भी देख लेते हैं कि जैसे कि डेविस ने आपको पता है कि अपरदन चक्कर सिद्धांत दिया था इन्होंने, जो आपकी तरुणावस्था और उसके बाद में वृद्धावस्था, इस प्रकार अलग अलग 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। यानी कि एक तो होती है तरुणावस्था, एक वृद्धावस्था, एक होती है जीर्णावस्था। तो इस प्रकार इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, यानी कि नदी अपने उद्गम स्थल से और मुहाने तक 3, जिस प्रकार ह्यूमन के यानी कि मानव के अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग बदलाव होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने नदी से रिलेटेड भी बताया था कि तरुण अवस्था में होती है तो नदी अपर्दन ज़्यादा करती है, मध्य अवस्था में अपर्दन कम हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, यानी कि जो पार्श्व यानी कि किनारों का अपर्दन होने लग जाता है। तो इस प्रकार, और जैसे ही जीर्ण अवस्था में आती है तो अपर्दन लगभग समाप्त हो जाता है, निक्षेपण ज़्यादा होने लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने वो सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार याद रखें। अगला क्वेश्चन है मृदा सर्पण एक उदाहरण है। तो मृदा सर्पण किसका उदाहरण है? नंबर 1 हो जाएगा भरत शरण का। तो आपको पता है कि सोइल जो एक साथ क्या होती है, सोइल क्रीप, यानी कि मृदा सर्पण के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कि ये ढलान है, इस प्रकार से ये ढलान है, तो इस पर क्या होगा, जो मिट्टी का बहुत ज़्यादा पोर्शन क्या है ढाल के अकॉर्डिंग नीचे की ओर सरकना क्या कहलाता है? मृदा सर्पण कहलाता है, उसे भरत शरण कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार अन्य ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ मैं आपको हो सकता है मैं जल्दी जल्दी करा दूँ, लेकिन जितना मुझे अन्य से रिलेटेड जो मटेरियल मुझे याद आया तो वो भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको क्या है थोड़ी सी जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शन है उनके बारे में नॉलेज है तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसी प्रकार इसके हम ना हिमनद क्रिया में देखते हैं हम अलग अलग जो लैंडफॉर्म बनती है उनको भी आप याद रखें। अपर्दन से कौन सी बनती है, जैसे कि सार्क है, घेवर है, और आपकी रासोमुटानो है। तो इस प्रकार की जो लैंडफॉर्म्स जो बनती है उनको भी आप याद करें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? विषु विशेष ज्वालामुखी है, स्ट्रैम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है। और उसके बाद ज्वालामुखी से कौन सी प्रकार की स्थलाकृति लैंडफॉर्म बनती है, कौन से ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, दरारी, उद्भेदन और या फिर पिन पॉइंट ज्वालामुखी है। ठीक है। तो इस प्रकार इनसे रिलेटेड भी आप याद रखें। नदी से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो उनको भी आप याद रखें। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक 9 मिनट हो गए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जितना पता है एक्सप्लेन के साथ चलें। अपस्फीति किसके कार्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वायु। डिफ्लेशन किससे संबंधित है? वायु से रिलेटेड है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलो एक्सप्लेन, चल थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते, कोई बात नहीं। इनके अपर्दन चक्र की अवधारणा अब चक्र की अवधारणा चार्ल्स डार्विन के जैव विकास की व्याख्या से प्रभावित थी। तो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो WM डेविस की जो चक्कर की अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो किससे रिलेटेड है? चार्ल्स डार्विन की जैव विकास की व्याख्या से प्रभावित थी। तो WM डेविस पर जो चार्ल्स डार्विन का काफ़ी इफेक्ट था और इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या दिया था, अपने अपर्दन चक्कर का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का यही देखो, यही क्वेश्चन मैंने पहले जेम्स हटन जब आया था तो उसके बारे में बताया ही था कि एकरूपतावाद यानी कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है की संकल्पना जेम्स हटन ने अपनी किस पुस्तक में दी थी? तो दी अंश, तो हमने देखा था कि वो किसकी पुस्तक है। तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है तो ऊपर, तो थ्योरी ऑफ द अर्थ में इन्होंने दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ द अर्थ। और द अनस्टेबल अर्थ किसकी है? स्टीरियस की है। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसकी है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये दो और भी किताबें हैं, इनका आप इनके राइटर कौन है ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट में करके अगर किसी स्टूडेंट को बताए तो कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकीर्ण पट्टी को कहते हैं? तो 9 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूसंधि हो जाएगा। यानी उसे क्या कहते हैं? यानी कि दो बड़े भूभागों को, ठीक है, दो बड़े भूभाग जैसे कि एक ये है और एक जैसे कि ये है, तो इनको जो जोड़ने वाली, इनको जो जोड़ेगी, ठीक है, इनको जोड़ने वाली जो उसे क्या कहते हैं? भूजल संधि, भूसंधि इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में संबंधित ध्रुवीय वाताकर सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आपको यह ऑप्शन नंबर 1 वी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने यह सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का प्रकाशन कौन करता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका मुख्यालय मैं ही बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब हुई थी आप इसको बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य तापपतन दर है, सामान्य तापपतन दर। तो सामान्य तापपतन दर कितनी होती है? तो आपको पता है कि जो 6.6 सेल्सियस 1000 मीटर, यानी कि अगर आप 1000 मीटर पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आपका 6.5 सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यापारिक हवाओं की व्यवस्था के बीच मौजूद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। तो आपको ये मैं बता दूं कि अंतर उष्ण क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी, सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है और आपकी क्या है? इक्वेटर लाइन। जो इक्वेटर लाइन है वो कहाँ? इस प्रकार से आपकी इक्वेटर लाइन है बीचों बीच से, ठीक है। और तो जब क्या होता है कि बीच का, यानी कि ये जो अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक होता है? 5 डिग्री साउथ नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ये पट्टी पाई जाती है। इसे कहते हैं क्या? यहाँ वायुदाब क्या है? वो बिल्कुल कम पाया जाता है, यानी कि टेम्परेचर अधिक, वायुदाब कम पाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये उत्तर की ओर सरक जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये दक्षिण की ओर सरक जाती है, ठीक है। ITCZ जिसे हम बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इसका फुल फॉर्म है ITCZ जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की पद्धति ए के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है। ये जब मैंने पहले क्वेश्चन आया था उसमें ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखिए आएगी आपका कोपेन की पद्धति ए के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु को शो करता है। ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के जो लेटर हैं उनको याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको रट लीजिएगा, इन लेटर्स को याद कर लीजिएगा। कोई भी ट्रिक अपनी बना करके डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा कि किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरीय निक्षेप नील पंख का नीला रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोहा सल्फाइड के कारण। नील पंख का नीला रंग क्यों होता है, तो लोहा सल्फाइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि ज्वार की उत्पत्ति का यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत, 17 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत जो है ज्वार की उत्पत्ति से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ओशनोग्राफी फॉर जियोग्राफर के सह लेखक है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, RC शर्मा और M बटल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओशनोग्राफी फॉर जियोग्राफर्स के सह लेखक। तो ये इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कई आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे लेकिन कई बार क्या है कि याद नहीं रहते। ठीक है, जैसे कि सपोज ये नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तट रेखा से भारत की प्रभुसत्ता कितने नॉटिकल माइल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वाधिक महासागरीय लवणता यहां पाई जाती है। डेफिनेटली नेट के एग्जाम में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लवणता है वो कहाँ पाई जाती है, वो 20 से 40 नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से 40 नॉर्थ यानी कि 20, यानी कि आपकी जो ये पृथ्वी होगी और आपका ये भूमध्य रेखा होगी। तो जो आपकी क्या है 20 नॉर्थ से 20 40, यानी कि नॉर्थ के अंदर 20 से लेकर के ये 20 अक्षांश से लेकर के ऐसे 40 अक्षांश, ये 20 हो गया और ये 40 हो गया नॉर्थ। तो यहाँ पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एजेंडा 21 इसका परिणाम है। भाई साहब इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये नेट के एग्जाम 2021 का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। तो ये जो आपका रियो डी जनेरिया कहाँ है, आपका ब्राजील में है। तो वहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। तो उसका ही परिणाम है एजेंडा 21। ठीक है, बहुत बारी। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था और इसका किस उद्देश्य के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था, ये डेफिनेटली नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल वर्ड्स ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज के लेखक कौन है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है, P.E. जेम्स इसके ऑल ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि यह विचारधारा इस पर आधारित है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इसी प्रकार आप नारीवाद, परिणामवाद, प्रायकवाद, इनको डीप से पढ़ लीजिएगा, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब की बार जो है आपका नेट के एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें 10 ससुर ऑफ क्या कॉन्सेप्ट इस प्रकार का कुछ पूछ रखा था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो नवनियतिवाद की संकल्पना आप जानते हो किसने दी थी, ग्रिफिथ टेलर ने। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो।
यानी कि इनका नवनीतिवादी सिद्धांत क्या था कि नेचर है और मानव है, मानव नेचर को बदल सकता है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले उसको थोड़ा सोचना चाहिए, उसके बाद में वो कदम उठाना चाहिए। यानी कि कहीं वो कदम इंसान प्रकृति को चेंज करने में कोई अगर कोई कदम उठाता है तो उसको सोच समझ के उठाना चाहिए, कहीं इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा न हो, तो थोड़ा सोचना चाहिए पहले। तो नवनीतिवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और ऑप्शन की डिस्कशन कर लिया तो रेटजेल ने क्या दिया था, नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था, रेटजेल ने दिया था। इनकी शिष्या थी सैम्पल, एलन चर्चिल सैम्पल इनका पूरा नाम था, अमेरिका की थी। इन्होंने क्या है, रेटजेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। WM डेविस कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे रिलेट करके आप याद रखें। जनरे द वी की संकल्पना किसने दी थी, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वाइल्ड ब्लास ने इसकी संकल्पना दी थी। OH के स्पेट ने किसकी संकल्पना दी थी, और हॉर्सन प्रकृतिवादी थे। OH के स्पेट ने क्या दिया था, वो परसंभववाद की संकल्पना OH के स्पेट ने दी थी। रेटजेल ने क्या दी थी, रेटजेल ने नियतिवाद की संकल्पना दी थी। वाइल्डली ब्लास ने क्या था, संभववाद के यानी कि जन्मदाता माने जाते हैं, लेकिन सबसे पहले शब्द जो संभववाद वो किसने दिया था, फेबरे ने दिया था। लेकिन अगर जन्मदाता अगर वो पूछा जाए कि इसको आगे बढ़ाने का काम वो किया, ब्लास ने किया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और इन्होंने संभववाद में विश्वास रखते हैं। हॉटसॉन जो है रेटजेल के ही समर्थक है, यानी कि नियतिवाद में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखें। और OH के स्पेट पर संभववाद की संकल्पना इन्होंने दी थी। आगे देखते हैं, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, स्टूडेंट को इसके अंदर कंफ्यूजिंग क्यों रहता है, देखिएगा कन्फ्यूजिंग क्यों रहता है, क्योंकि जो आधुनिक भूगोल का, वैसे इसके अंदर 2 हो सकते हैं। रेटजेल को भी माना जाता है भूगोल का जनक, लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो वो अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट है। यहाँ इरेटोस्थनीज भी आ सकता है, लेकिन आधुनिक भूगोल में नहीं। भूगोल का पिता अगर पूछा जाए, भूगोल का जनक पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज आएगा। आधुनिक भूगोल का, इनकी मॉडर्न ज्योग्राफी का अगर फादर पूछा जाए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ही आएगा। हम्बोल्ट इन्होंने क्या किया था, यानी कि समुद्र ओशनोग्राफी में इन्होंने काम किया था। इसके कारण जो आपकी पेरू के तट पर जो धारा है, वो इनकी हम्बोल्ट, पेरू की धारा का दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट की धारा भी है, जो क्या है, ठंडी धारा है। तो इन्होंने उस पर भी काम किया था, इसलिए इनका आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि पेरू की धारा का दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट धारा है। तो वो आप याद रखिएगा। और डेविड हार्वे कहाँ के थे, डेविड हार्वे जो आपके ब्रिटेन के थे, ठीक है। रेटजेल जर्मनी के थे। अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट कहाँ के थे, ये कमेंट में आप बताएंगे। और आर्च जॉनस्टन कहाँ के थे, इसी प्रकार रिलेट करके याद रखें। तो आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का। इस पुस्तक के अधिकतर खंड अक्षांश और देशांतर की तालिकाओं से संबंधित थे। तो 27 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टालेमी की गाइड टू ज्योग्राफी, ठीक है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इन्होंने नवीकरण प्रसार की प्रक्रियाओं का विश्लेषण गणितीय और सांख्यिकी विधियों की मदद से किया। तो इसका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हेगरस्टैंड। तो हेगरस्टैंड ने ये काम किया था। और शोफर क्या है, शोफर ने इन्होंने क्या था, अतिवाद पर बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया था। और WM कांट इन्होंने क्या किया था। इस प्रकार इनकी जो भी मतलब इन्होंने क्या कहाँ के हैं, क्या इन्होंने पुस्तक लिखी, कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये सारी चीज़ें रिलेट करके थोड़ा सा याद रखिए। मेरे को जितनी याद है, मैंने जितना पढ़ रखा है, मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूँगा जितना मुझे याद आता है। हालांकि ऐसे ही मतलब जितना हो उसके इंटर रिलेटेड करें ऑप्शन के साथ, ताकि क्योंकि वही चीज़ें फिर आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 29 का क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
इसमें क्या कहता है, भूगोल का प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने के महत्वपूर्ण प्रयत्नों में से यह एक पुस्तक थी। तो 29 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डेविड हार्वे की एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। तो डेविड हार्वे की एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है। और ऑप्शन भी याद रखिएगा, रिचर्ड हॉर्सन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी थी, और बंगे की थ्योरेटिकल ज्योग्राफी याद रखें, सोजा की थर्ड स्पेस। तो इस प्रकार याद रखें, क्योंकि और एग्जाम में क्या पता यही पूछ लिया जाए। तो ऑप्शंस को भी याद रखें, जो भी मटेरियल जहाँ से मिलता है उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्या कहता है, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है। बहुत बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 है T.W. फ्रीमैन। तो 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है, T.W. फ्रीमैन इसके लेखक है। उसके बाद में एडवर्ड उलेमन ने, एडवर्ड उलेमन इन्होंने किस पर काम किया था, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, भू नाभिक सिद्धांत। एडवर्ड और उलेमन ने, इन्होंने टाउन प्लानिंग पर कुछ काम किया था। P.J. टेलर और बर्टन, इस प्रकार के जो भी इन्होंने पुस्तक वगैरह लिखी उसको थोड़ा सा याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्होंने भूगोल का मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। 31 का आपका राइट आंसर नंबर 4 H. बेरोज, यानी कि इन्होंने मानव पारिस्थितिकी, ये क्वेश्चन अब की बार मिलान में पूछ लिया गया था, तो इनका याद रखिएगा, मानव पारिस्थितिकी H. बेरोज, ठीक है। और मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। जेलेंस्की ने क्या किया था, जेलेंस्की इन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत भी एक दिया था। और कार्ल सॉवर, इसका क्या है ये मुझे ध्यान नहीं, अगर आपको है इसका, इनके ज्योग्राफी के अंदर क्या जो इनका सिद्धांत या कौन सी पुस्तक लिखी, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है कि गतिशीलता पारगमन मॉडल किसने दिया था। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 W. जेलेंस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिफ ने क्या किया था, इन्होंने केंद्रीय यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनांकीय परागमन के किस चरण में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने लगती है। तो 33 का जो आपका राइट आंसर है, 33 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चरण 2। यानी कि दूसरी स्टेज में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि जितने लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग उनका जन्मने भी चाहिए, इनकी जन्म भी लेने चाहिए। तो सेकंड स्टेज पर ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने अपने अमेरिकी भूगोल परिषद 1953 के अध्यक्ष भाषण में जनसंख्या भूगोल को एक अध्ययन की शाखा के रूप में प्रस्तुत किया था। तो 34 का एक क्वेश्चन का जो राइट क्या हो जाएगा, जे टी टेवार्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, किस क्षेत्र की प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर मनुष्यों की संख्या को कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, कायकी घनत्व। किसी क्षेत्र की प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर मनुष्यों की संख्या को कहते हैं कायकी घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक भारतीय शोध पत्रिका जनसंख्या भूगोल इस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से संबंधित है। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, यानी कि जनसंख्या भूगोल के इस विश्वविद्यालय भूगोल से संबंधित है, तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, नगरीय आकार की का प्रखंड सिद्धांत किसने दिया था। तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा होमर हायट ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, होमर हायट ने। प्रखंड सिद्धांत, सेक्टर थ्योरी किसने दी थी, होमर हायट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, वाल्टर क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थान सिद्धांत किससे संबंधित प्रस्तुत किया था। तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
दक्षिणी जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी इसका राइट है। वाल्टर क्रिस्टाल ने अपने केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसके माध्यम से प्रस्तुत किया था? दक्षिणी जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 का, प्राथमिक शहर का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 39 का आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन प्राथमिक शहर नियम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन भूगोल में सामाजिक आर्थिक मॉडल्स के लेखक हैं, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिचर्ड चॉर्ले और हेगेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कौन सी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्खनन। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, उद्योग, अध्यापन, परिवहन, ये कौन सी तृतीय क्रियाकलाप है, लेकिन उत्खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी कि नेचर के साथ जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिएगा, वान थेन्युन का मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्रस्तावित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बाजार से दूरी पर। यानी कि जैसे जैसे हम बाजार से दूर जाते हैं तो वो क्या है कि यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनका स्ट्रक्चर बदलता जाता है, कि बाहर की तरफ जो चारगा भूमि, जैसे कि उन्होंने 6 अलग अलग इस प्रकार इन्होंने वान थेन्युन का जो मॉडल दिया था, इस प्रकार इन्होंने क्या है ऐसे ऐसे जो ऐसे सर्कल से बता करके इन्होंने दिया था। तो 6 इन्होंने इस प्रकार से ये मॉडल्स दिया था, देखिएगा इस प्रकार से इन्होंने बताया था। यानी कि प्रथम में क्या होते हैं, दुग्ध उत्पादन, फिर लकड़ी उत्पादन, ठीक है, उसके बाद में कुछ चारगा भूमि, बाहर की तरफ चारगा भूमि थी, तो अलग अलग इन्होंने इस प्रकार 6 स्ट्रक्चर बताए थे। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती है तो जो ह्यूमन एक्टिविटी की जो क्रियाएं हैं वो चेंज होती जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, सतत विकास की संकल्पना मुख्यतः किस रिपोर्ट से ली गई है? 43 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटलैंड रिपोर्ट से ली गई है। सतत विकास की संकल्पना ब्रिटलैंड रिपोर्ट से ली गई है। तो अब की बार जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2022 में कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पेश की गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विभाग संगठन के द्वारा ये पेश की गई थी ब्रिटलैंड रिपोर्ट, सतत विकास की जो संकल्पना है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अब की बार भी आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने किया था? तो जिम्मरमैन ने कहा था कि रिसोर्स दे नॉट बिकम, रिसोर्स होते नहीं, हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन्होंने मॉडल्स भी दिया था जिम्मरमैन का, ठीक है, जिम्मरमैन ने अपना मॉडल्स भी दिया था। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, आइसोडोपेन की संकल्पना किसके लेखन से संबंधित है? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर है वो आइसोडोपेन, यानी कि समान लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। तो क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था, वान थेन्युन ने कृषि अस्तित्व सिद्धांत, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी के लेखक कौन है? 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका G.J. चिस्लोम, हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी ये इन्होंने लिखी थी। चिस्लोम कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। स्टम्प L.D. डडले स्टम्प पीटर, ये सब कहाँ के थे? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के ज्योग्राफर थे ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 कि फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो फुटलूज उद्योग उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिनकी कंप्यूटर चिप उद्योग। फुटलूज उद्योग का मतलब होता है कि जिन्हें कहीं पर भी स्थापित कर लो, कच्चा माल का इफेक्ट जिन पर न पड़े, यानी कि कच्चा माल कहाँ से ले ये टेंशन नहीं होती, कहीं से भी मिल सकता है। कंप्यूटर आपको बनाने हैं तो कच्चा मटेरियल कहाँ से भी आप मंगा सकते हो। लेकिन बाकी जो चीनी उद्योग है, जैसे कि गन्ने को अगर आप मंगाओगे, दूर से मंगाओगे, तो गन्ने के अंदर जो रस है वो सूख जाएगा, चीनी इतनी नहीं आएगी। चाय है, चाय की पत्तियों मतलब सूख जाएंगी या उनका इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं हो पाएगी अगर लंबे टाइम के बाद उनकी चाय बनाई जाती है। जूट उद्योग ऐसे ही जूट उद्योग है, ठीक है। तो ये सभी
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन्होंने रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ में योगदान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 48 का 4 हो जाएगा, D.H. मीडोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यह सरकार की सर्वाधिक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। तो इसका 49 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, संघी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने अपनी भू रणनीतिक विचारधारा में रिमलैंड शब्द का प्रयोग किया था। तो रिमलैंड स्पाइकमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दी थी, मैकेंडर ने क्या दिया था, हार्टलैंड थ्योरी दी थी, रुडोल्फ जेलेन ने किया था जियोपॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले दिया था। ये 2022 के अंदर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जियोपॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इन ऑप्शन को ऐसे रिलेट करके याद रखें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जियोपॉलिटिक्स शब्द गढ़ा था, लीजिएगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा था 2022 का नेट का एग्जाम आप उठा करके देख सकते हैं, जो अब जून का हुआ था, मार्च जून दिसंबर 2021 का, जो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन टाइप था। जियोपॉलिटिक्स शब्द गढ़ा गया था रुडोल्फ जेलन ने। तो जिसने पहले वीडियो देख ली या ये क्वेश्चन पढ़ा तो डिट्टो क्वेश्चन आ गए। तो इस प्रकार से मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन यहाँ मैं करा रहा हूं आने वाले नेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये बिल्कुल रिपीट हो गया था तो क्वेश्चन, द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो ये भी कई बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैकिंडर हो जाएगा। मैकिंडर, क्योंकि जो हार्टलैंड थ्योरी दी थी इन्होंने 3 स्टेप में दी थी। 1904 में पिवोट ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी थी 1904 में। इससे रिलेटेड भी अब की बार क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में। वहां पूछ लिया गया था कि मैकिंडर के बारे में स्टेटमेंट दे रखी थी, मैकिंडर कहाँ के है, ये सब कुछ इनको तो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसको आप याद रखें इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन लेबनश्राम की संकल्पना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेबनश्राम की संकल्पना किसने दी थी, रेटजेल ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटजेल। रेटजेल क्या थे, जर्मनी के थे और इन्होंने यानी कि राजनीतिक भूगोल के पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत दिया था। रेटजेल की शिक्षा थी, सैंपल थी। तो इस प्रकार पूरी स्टोरी को रट दीजिएगा ताकि आपको रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहा जाएगा। उसके बाद में हम्बोल्ट ने, मैंने बताया था कि ज्योग्राफर है, इनके नाम पर पेरू की धारा का नाम हम्बोल्ट की धारा रखा गया था, जहाँ से क्या आपको एल नीनो लाल नीनो की घटना होती है तो उससे रिलेटेड। और रुडोल्फ जेलन, फिर से जियोपॉलिटिक्स शब्द बार बार देखो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, घुमा घुमा के वही चीज़ें आ रही है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, क्योंकि छोटा सा सिलेबस हमें लगता है कि बड़ा है, इतना नहीं है। चीज़ें बार बार जो मैन है वो चीज़ें रिपीट होती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमाएं रेखाएं जो सांस्कृतिक भूदृश्य की विकास प्रक्रिया के प्रारंभ के पहले ही अस्तित्व में आ गई, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्ववर्ती सीमाएं, यानी कि जो पूर्ववर्ती सीमाएं कौन से, जो पहले से ही निर्धारित है, ठीक है, वो पूर्ववर्ती सीमाएं हैं। और अनुवर्ती सीमाएं कौन सी होती हैं, जो बाद में निर्धारित की जाती है। एग्जाम्पल ले हम भारत पाकिस्तान की सीमा, ये क्वेश्चन अब की बार रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, भारत पाकिस्तान के बीच है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन अब की बार पूछ लिया गया था नेट के एग्जाम में। अध्यारोपित सीमाएं कौन सी होती है, जो लोगों पर थोप दी जाती है। जैसे कि सपोज करें कि कोई देशों के बीच विवाद है, जैसे कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, या जर्मनी का जो पोलैंड का एकीकरण हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। इसी प्रकार हम कहें कि भारत पाकिस्तान के बीच जो रेड लाइन है वो भी कहीं ना कहीं अध्यारोपित सीमाएं का उदाहरण है, क्योंकि वो थोपी गई है, लोग मानते नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर का मैटर है तो वो अध्यारोपित सीमाएं हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। तो बोलो जिनके बीच विवाद चलता है सीमाओं को लेकर। प्राकृतिक सीमाएं जैसे कि नेपाल भूटान के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा लगती है, क्योंकि हिमालय वगैरह है। इसी प्रकार तिब्बत के साथ भी लगती है चाइना की, हालांकि चाइना ने अब तिब्बत का इलाका, तिब्बत अलग हुआ था लेकिन चाइना ने अपने अंदर ही मिला लिया। तो ऐसी बहुत सारी इस प्रकार रिलेट करके आप याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। भारत में सामाजिक भूगोल पर निम्न में से किसने मुख्य योगदान दिया था।
तो 55 का आपका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, एजाहुद्दीन अहमद ने दिया था। और मोहम्मद शफी और इन्होंने मोहम्मद शफी ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आरसी चांदना जो एक ज्योग्राफर है, जिनकी बुक भी आप पढ़ते हैं, आरसी चांदना ने बहुत सारी बुक लिखी है जिनकी आप पढ़ते हैं, रिसोर्स की, ज्योग्राफी की भी, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग की बुक है इन्होंने लिखी है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सोशल वेल बीइंग के अध्ययन में बहुत अधिक योगदान दिया था? तो यानी कि सामाजिक खुशहाली। तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा DM स्मिथ ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया था। पीटर जे टेलर कहाँ के थे? ये आपके ब्रिटेन के थे। और RJ जॉनस्टन और जॉन एंग्यू कहाँ के थे? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, मुझे फिलहाल अभी ध्यान नहीं है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं इसका राइट आंसर क्या है। गद्दी जनजाति अधिकतर केंद्रित है। तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि गद्दी लोग कौन होते हैं? जो आपको देखा हो, गद्दी का मतलब ऐसा नहीं कि वो गद्दी वगैरह रखते हैं, वो होते हैं, वो नहीं है। गद्दी लोग जनजाति जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वहाँ गद्दी लोग रहते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जैसे कि नक्सली लोग रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो नक्सली के मामले में ज़्यादा यानी खतरनाक एरिया माना जाता है छत्तीसगढ़ का। असम में कौन सी जनजाति रहती है? कर्नाटक में कौन सी जनजाति रहती है? कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार में इस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा किस धर्म के अनुयायी है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाए ईसाई धर्म। मैं बताता हूँ आपको, नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आज के टाइम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहाँ आपको सीक्वेंस में दे देगा ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इनको क्रम में लगाइएगा। तो सबसे ज़्यादा ईसाई हो गया, उसके बाद में आपका इस्लाम हो गया, इस्लाम के बाद में तीसरे नंबर पे आता है हिंदू, और उसके बाद में बौद्ध आते हैं। ये सही सीक्वेंस में लगा रखा है लगभग। तो ईसाई धर्म के सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, तो इस पर इनको सीक्वेंस में याद रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्योग्राफी ऑफ पुराण के लेखक कौन है? 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 हो जाए SM अली। तो इसके ज्योग्राफी ऑफ पुराण के लेखक है। मलयालम बोली जाने वाली भाषा है। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? इसका 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। हालांकि एक भाषा की कोई बाउंड्री नहीं होती कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? इस प्रकार याद रखें, क्योंकि वह मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इस प्रकार इनको रिलेट करके याद रखें। निम्नलिखित में से किसने भारत में हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर कार्य किया था? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुरेंद्र महान भारद्वाज ने इस पर काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय नियोजन के दार्शनिक आधार रखे? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेटन मैकॉय। तो बेटन मैकॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय नियोजन के दार्शनिक आधार रखे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेंटन मैकॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन नियोजन के तंत्र दृष्टिकोण की वकालत के पक्षधर थे? तो 63 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, जॉर्ज चैडविक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज चैडविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दामोदर घाटी परियोजना किस प्रकार की नियोजन का उदाहरण है? तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेसो प्रदेश। मेसो एक होता है माइक्रो, तो माइक्रो यानी कि छोटा, मेसो यानी कि बड़ी, यानी कि वृद्ध यानी कि बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई और कब आई, ये आप इस प्रकार याद रखिएगा। अगर ध्यान हो तो इससे रिलेटेड इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी घाटी नदी परियोजना का ही मॉडल है, अमेरिका के अंदर जो टेनेसी घाटी है उसका ही मॉडल्स है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये की गई थी। तो ये मेसो लेवल की है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग क्षेत्रीय विकास के मापन में किया जाता है? तो 65 का
65 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुख्य घटक विश्लेषण विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने भारत को 15 संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा था? तो 66 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वी नाथ। भारत को 15 संसाधन प्रदेशों में वी नाथ ने बांटा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय विकास और नियोजन के क्षेत्र में मुख्यतः योगदाता थे? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आरपी मिश्रा। क्षेत्रीय विकास नियोजन आरपी मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की स्थिरता की अवधि काल था? तो ये आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1901 से 1921। तो इस स्टेज में क्या था कि जनसंख्या यानी कि जो आपकी जन्म दर कंट्रोल हो गई थी, मृत्यु दर कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, और 1921 को जनसंख्या का विभाजन वर्ष कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो आप भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? अब जो होने वाली है, जो जनगणना होने वाली है, वो अब कब होगी? 2021 में होगी। ये कौन सी होगी? स्वतंत्र भारत की 8वीं और सीक्वेंस में 16वीं जनगणना ये होगी। तो 8 दूनी 16 इस प्रकार याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो इसका 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, सुंदरवन। ठीक है, तो ये यहाँ पाई जाती है अधिक मात्रा में, यानी कि सुंदरवन। अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 1950 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन का आधार था? 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, भाषा। यानी कि सबसे पहला 1956 में भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था? तो 71 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विलियम एस गोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य क्षेत्र संबंधित है? तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नई जलोढ़ से, यानी कि खाद्य क्षेत्र किससे है? नई जलोढ़ से। अरब सागर के द्वीपों की उत्पत्ति इनके द्वारा, अरब सागर के जो द्वीप है वो क्या है? मूंगे के द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, जो मूंगे क्या होती है, जो आपकी कोरल रीफ है। ठीक है, उसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व में इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत में किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो 74 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अबरक का। अबरक में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत के अंदर? कौन से अगर स्टेट पूछे जाए तो ओडिशा, उसके बाद में राजस्थान, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है। तो सीक्वेंस ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में लोहा एसक में चाइना सबसे ज़्यादा है। तांबा में आपका कौन सा देश है? तांबा में चिल्ली में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। सोने का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो सोने का जो उत्पादन है वो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। चाइना के अंदर सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और सोने का उत्पादन लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी खान पाई जाती है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर, क्योंकि कुलगार्डी जो है वो सोने की खान है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कुलगार्डी जो सोने की खान है। ठीक है, लोहा एसक में चाइना है, और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का तीसरे नंबर पर स्थान आता है लोहा एसक के अंदर। और अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव सावर्स संबंधित है? तो 75 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्री मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, वर्गाकार आयताकार ग्रामीण बस्तियां समतल इन क्षेत्रों में होती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? 76 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो उपजाऊ भूमि वाले कृषि क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र का भारत की पहली औद्योगिक नीति इस वर्ष में घोषित की गई थी? तो स्वतंत्र का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कब की गई थी? 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसे प्राकृतिक भूदृश्य में शामिल नहीं करेंगे? तो 78 का हो जाएगा 3, नहर। क्योंकि नहर मनुष्य बनाता है। पठार नदी तो
नेचर नेचर बनाती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस यंत्र का उपयोग मानचित्र दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो 79 का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑप्सीमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, जो आपका वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, ठीक है। प्लेनोमीटर से क्या आता है, प्लेनोमीटर आपका जो ड्रेनेज की लंबाई, यानी कि जो आपका ड्रेनेज बेसिन से रिलेटेड क्या आता है, प्लेनोमीटर, यानी कि वो ड्रेनेज कितनी लंबी है उसके मापन के लिए किया जाता है। हिप्सोमीटर का क्या यूज है बताइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछेंगे कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिलेवार अपराध दर में आंकड़ों को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो अगर आपको अपराध से रिलेटेड डाटा दिखाना है तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, एक तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोरोप्लेथ, यानी कि वर्णमात्री, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग जिसके अंदर ज़्यादा अपराध होंगे उसका थोड़ा सा गुड्डा रंग दे देगा, कम अपराध होंगे उसका थोड़ा हल्का रंग हो जाएगा। तो कोरोप्लेथ मेथड इस प्रकार से होता है। अलग और बिंदु से, यानी कि डॉट मेथड से क्या दर्शाया, जनसंख्या घनत्व को दर्शाया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बेस्ट दर्शाया जाता है। सेंटोग्राफ वर्णक्रमीय से क्या दर्शाया जाता है, सेंटोग्राफ से क्या दर्शाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है। तो इसका कमेंट में अगर आपको किसी को पता हो तो आप इसको बता सकते हैं कि सेंटोग्राम और वर्णक्रमीय का क्या यूज है, किसके मापन के लिए किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निरूपक भिन्न के मामले में दूरी मापन की इकाई है। तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। तो एक फुट गज में भी, इंच मील में भी नहीं, सेंटीमीटर किलोमीटर में भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सुदूर संवेदन प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है 82 का, तो नंबर 2 पिक्सल, यानी कि पिक्सल होते हैं। जैसे कि आप कोई फोटो को जूम करके देखोगे, सपोज कर जैसे कि इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ देखा आपको पिक्सल दिखाई, इसके अंदर निहायत देखिए पिक्सल, ये देखिए ये बॉक्स से दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि ये देखा, ये बॉक्स से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या पिक्सल है। तो ये सबसे छोटी इकाई है, बॉक्स से आपको दिख रहे होंगे अलग डॉट से, यानी कि पिक्सल से कोई मिलकर इमेज बनती है, तो इस प्रकार पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्क जीआईएस को किसने विकसित किया था। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्क जीआईएस को, वैसे इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया 83 का, इसरो ने किया था। तो आर्क जीआईएस जो आप काम करते हैं प्रैक्टिकल में, एमए पे आपने काम किया होगा, आर्क जीआईएस क्या जीआईएस, ठीक है। तो इसको किसने किया था, इसरो ने इसका आविष्कार किया था, यानी कि इसको बनाया था। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, वहाँ ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये मुझे बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आंकड़ा समुच्चय में प्रतिगमन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र और आश्रित चर के मध्य करणीयता, ठीक है। 85 का इस माप के पैमाने को श्रेणीबद्ध माप भी कहते हैं। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाम मात्र पैमाना श्रेणीबद्ध माप भी कहते हैं इसे। तो इसके बाद में 25, 27, 13, 29, 6 में माध्यिका है। तो इसका 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25, यानी कि जब आप इनको टोटल करके और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी माध्यिका से नहीं, माध्यिका आपका निकल के आ जाएगा। नहीं, मीडियन अलग मेथड होता है, मीडियन ऐसे नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन है, इसी स्थैतिक औसत भी कहते हैं। तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माध्यिका यानी कि आपका पोजिशनल एवरेज भी इसे कहते हैं। 88 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण की विधि नहीं है। तो 88 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा शोध पत्रिका। तो आप ये बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पीडीएफ में ही। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता। बाकी क्वेश्चन ये इजी हैं, आप देख लीजिएगा, 8-10 क्वेश्चन रहे हैं, और बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।